हाय वेलकम बैक अगेन। इस सेशन के अंदर हम चैप्टर 13 फंक्शंस ऑफ द सेवरल वेरिएबल्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला सेशन ही यही होगा जिसमें हम जान सकेंगे कि फंक्शन विद डिफरेंट नंबर ऑफ द वेरिएबल्स किस तरह से वर्क करते हैं। स्पेशली कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये बहुत फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होता है इस तरह के फंक्शंस। लिहाजा इससे रिलेटेड वीडियोस सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। फादू सेंस सी एस से सर्च करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद these आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fahdusencs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इस तरह की चीज़ें सीखना आपके लिए आसान रहे। तो अगर हम फर्स्ट सेशन की बात करें फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल्स के, यानी एक ऐसा फंक्शन जो डिफरेंट नंबर ऑफ द वेरिएबल्स पर बेस करता हो। यानी फॉर एग्जांपल जब हम एक ब्लैक बॉक्स फंक्शन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन, तो हम अभी तक हमने एक एक्स की वैल्यूज प्रोवाइड करने पर हमने एक आउटपुट गेट किया है। यानी इस पर हम एफ ऑफ एक्स के फॉर्म पर फंक्शन यूज़ किया करते थे, तो हमें एक आउटपुट मिला करता था। लेकिन अब सिनेरियो कुछ यूँ है कि हम एक से ज़्यादा फंक्शंस के को एज अ इनपुट देंगे और यहाँ पर एक्स कॉमा वाई के फॉर्म पर या एक्स कॉमा जेड के फॉर्म पर के फंक्शंस हो सकते हैं जिसको हम सेवरल वेरिएबल्स कह रहे हैं, और उसके बिहाफ पर हमें कोई आउटपुट मिल रहा होगा। अगर आप इस एग्जांपल पे देखें तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शंस है, जैसे अभी मैंने ऊपर ड्रॉ करके भी दिखाया, और इसी तरह से फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि लेट डी बी द सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रियल नंबर इफ ईच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इन डी देयर कॉरेस्पॉन्ड अ यूनिक रियल नंबर एक्स वाई, देन f is called a function of x and y। यानी हमारे पास एक d एक सेट है जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रियल नंबर को कंटेन करता है, जबकि x एंड y जो है वो यूनिक रियल नंबर्स हैं। तो इसके बिहाफ पर f जो एक ऐसा फंक्शन होगा जो x एंड y दोनों पर डिपेंड करेगा। तो द सेट ऑफ द d in the domain of the f and the corresponding set of the value of x y is called a range of the function। यानी वो वैल्यूज जो एज अ इनपुट एंड आउटपुट अप्लाई की जाएंगी वो उसकी डोमेन होंगी, और जो आउटपुट हमें x ऑफ y के रिस्पेक्ट से मिलेगा वो उसकी रेंज बन जाएगी। तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि x एंड y कॉल्ड आ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर z इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रहा है x एंड y पर, राइट। दैट इज specific concept of the dependent and independent variable of the two variables. The same logic will be used for the several number of the variable as well। अब हमें यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल्स को समझना है, तो हमें डोमेन मालूम करना है, ठीक है। हमें एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया है इस फॉर्म के फंक्शंस पे, जबकि सेकंड जो है वो थ्री वेरिएबल्स के फॉर्म पर फंक्शन दिया गया है। सो द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यानी तमाम वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं जब x की वैल्यू 0 हो जाए। सो द डोमेन इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट लाइन और आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल, write this one, except those point on the y axis as shown in the figure 13.1। यानी अगर मैं सोल्यूशन ए की बात करूं तो इसमें x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। तो इस रिस्पेक्ट से सारे वैल्यूज उसके डोमेन के अंदर आएंगे, सिर्फ उन वैल्यूज के जो उस पॉइंट से बियॉन्ड हो या बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखो तो ये तमाम वैल्यूज जो इस सर्कल के अंदर है वो तमाम के तमाम इसके डोमेन हुए, यानी इस पेज पर इसको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। लेकिन जैसे मैं इसके बाहर जाऊँगा मुझे उसके आउटपुट वैल्यूज नहीं मिलेंगे, यानी हम इसे डोमेन नहीं कहेंगे। जो इन साइड पर तमाम उसकी वैल्यूज डोमेन कहलाएंगी। सेम फॉर द सेकंड वन, अगर आप देखो तो एक्स वाई जेड के फॉर्म पर हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे हमने लेस देन 9 के रिस्पेक्ट से देखा तो ये एक स्क्वायर शेप बना रहा होगा जिसकी रेडियस वैल्यू 3 होगी, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट से आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो उसकी डोमेन वैल्यूज डिफाइन होती है, हम रेंज डिफाइन करके दे रहे होते हैं कि इन डोमेन्स को जब इनपुट अप्लाई किया जा रहा है तो उनके डोमेन्स रेंज वैल्यूज क्या आ रही हैं, जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं। अब जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स के फंक्शंस होते हैं तो उसमें सम और डिफरेंस मालूम किया जा सकता है, फंक्शन का प्रोडक्ट एंड क्वोशंट मालूम किया जा सकता है, यानी दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह से कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन भी निकाला जा सकता है, यानी जब हम देखते हैं कि कोई फंक्शंस जो है वो कंपोजिशन बना रहा है उसके साथ, ठीक है, जिसको हम जी ऑफ एच या एच ऑफ जी के फॉर्म पर लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये भी एक डिस्क्रीट का पार्ट है। ये सारी चीज़ें डिस्क्रीट मैथ के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ सेवरल फंक्शंस में भी बताया जा रहा है। अब ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम सेवरल फंक्शंस के ग्राफ में जाते हैं, जैसे कॉन्ट्योर ग्राफ है, 3D ग्राफ है, 4D ग्राफ है, वहाँ पर जो है जब हम कंप्यूटर ग्राफिक की बात करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक की बात करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
ओके, जहाँ पर हम चीज़ों को पिक्टोरियल फॉर्म पे शेप्स के फॉर्म पर ला रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिस्क्राइब करें किसी ग्राफ को जो 2 वेरिएबल्स का है तो वो किस तरह से होगा। हमें एक रेंज दी जा रही है फंक्शन की जो कि ये है, ठीक है। ये कंप्लीट फंक्शन है, हमें रेंज मालूम करना है, तो और साथ ही साथ डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ द एफ, यानी हमें ग्राफ भी बताना है जो फंक्शन का है। The domain D implies by the equation f is a set of the all pairs xy such that 16 minus 4x square minus y square is greater than equal to 0। यानी ये रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये इसका डोमेन है, ठीक है। सो D is the set of the all point lying और इनसाइड द एलिप्स गिवन बाय, क्योंकि इस शेप से एक एलिप्स फॉर्म बन रहा है जब हमने ग्राफिकली इसको प्लॉट किया हुआ है, तो इस लिहाज से हमने यहाँ पर डोमेन फाइंड कर लिया। अब जब ये एलिप्स बन रहा है तो एलिप्स इन एक्स वाई प्लेन पर जो उसकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो ये होती है, ठीक है। ओरिजिनली ये होती है। अभी आप इस ओरिजिनल फंक्शन को इग्नोर करो, ठीक। हमने जब इस फंक्शन के एलिप्स फॉर्म पे देखा तो एलिप्स इसका ये बन रहा होता है। तो इस रिस्पेक्ट से जो इसमें z होगा, ठीक है, उसकी रेंज 0 से 4 के दरमियान होगी, क्योंकि यहाँ पर x जो है के साथ 4 है। अब हमने क्या लिया, ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है हमने उसको लिया और उसका स्क्वायर किया, ठीक है। स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट जो इसमें मौजूद था वो कैंसिल हो गया। अब हम इसे एलिप्स के फॉर्म पर लेकर आएंगे एक्स वाई जेड पर, क्योंकि इसमें जो है 3 वेरिएबल्स हैं इस वक्त यहाँ पर। तो हमने एक्स वाई जेड के फॉर्म पर प्लॉट किया तो ये बन गया 4, 16 एंड 16, जबकि जेड की वैल्यू जो है वो 0 से 4 के दरमियान है। तो अब इसी चीज़ को अगर आप यहाँ देखो तो ग्राफ में भी ये दिखाया जा रहा है कि ट्रेस इन प्लेन जेड इक्वल टू 2, ठीक है। और इस लिहाज से ये वो हमारा शेप है जो यहाँ पर बन रहा है, और ये वो 4 वैल्यूज है जो हमें रेंज डिफाइन कर रही है कि अगर मैं एक एलिप्स फॉर्म पर शेप बनाता हूँ एज लाइक दिस, तो इसके डोमेन वैल्यूज तो हमें पता चल गई कि इनसाइड पे जितनी होगी वो डोमेन है, लेकिन रेंज ये बता रही है कि कितने आउटपुट इसके आ सकते हैं, मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो ये रेंज है। यानी ये कंप्लीट इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, और यही चीज़ हमें मालूम करनी थी, ठीक है। यही चीज़ हमें यहाँ पर पता चल रही है। सो दैट इज सम ट्रिकी कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट से देखें तो ये सारे मैथ्स के या डिफरेंट लाइब्रेरीज के फंक्शंस होते हैं जिनको हम कॉल करते हैं और ये सारा आउटपुट परफॉर्म होकर आ जाता है। लेकिन मैथमेटिकली हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है तो किस तरह से हो रही है। सिमिलरली लेवल कर्व्स जो कॉन्टूर ग्राफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन टेक्निक है जब हम मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस के अंदर इन चीज़ों को विजुअलाइज करवा रहे होते हैं। इन फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन को जिसको हम लेवल कर्व कह रहे हैं, इसे स्केलर फील्ड भी कहा जा रहा होता है, और इस स्केलर फील्ड के अंदर जो स्केलर फील्ड है उसको कैरेक्टराइज किया जा रहा होता है कॉन्टूर लाइन से, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे शेप पे लाइन बनी हुई है। So in weather map for which the level curve represent point of the equal temperature, the level curve is called isotherms as shown in the figure of 12.36 इसमें। Another common use of the level curves is the representing electric potential field. In this type of the map, the level curves are called equipotential lines, ठीक है, जो यहाँ पर इस शेप्स पे दिखाई जा रही हैं। तो अगर आप इस इमेजेस को देखें जो ग्राफ की है, तो ये कॉन्ट्यूर्स लाइन कहलाती हैं जो डेटा को 2D फॉर्म पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाती हैं कि ये एरिया इस डेटा का है, ये इस एरिया का है, ये इस डेटा का एरिया है, इस तरह से, इसी तरह से ये शेप ऐसे बना रही होती है। तो हम इसे कॉन्टूर लाइन कह रहे होते हैं जो नॉर्मली मैपिंग के अंदर या वर्ल्ड मैप के अंदर या किसी सिटी को या किसी स्पेसिफिक माउंटेन को दिखाना हो किसी इमेज पे, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रिमेंबर, जब हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, जब हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, इन शॉर्ट डिस्ट, तो उसके लिए भी कॉन्टूर मैप का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जो अभी आगे एग्जांपल में हमें दिखेगा भी। अब हमें स्ट्रेच करना है कॉन्टूर मैप को उसी फंक्शन के लिए जैसे अभी हमने प्रीवियस देखा था। तो 2 वेरिएबल फंक्शन है 64 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, जो फिगर 13.39 पर कॉन्टूर मैप पे दिखाया जा रहा है कि सरफेस यूजिंग अ लेवल कर्व कॉरस्पॉन्डिंग सी इक्वल टू 0 to 8 वैल्यूज यहाँ पर मौजूद है। अब देखो, इसे हमें बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि कॉन्टूर मैप बनता किस तरह से और वो रेंज कैसे दिखा रहा होता है। ओके, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप इस सोल्यूशन को देखो, फॉर ईच वैल्यू ऑफ सी दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेइंग द रोल in this equation for solving. The equation given by f of x equal to c is a circle or a point in a xy plane. For example, जब मैं c की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, so the level curve is look like this one, x square plus y square equal to 64 using this equation, using this equation. तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 64 जो है वो x वैल्यू ऑफ 8 का स्क्वायर है, तो which is the circle of radius 8. Figure 12 13.10 show the 9 level of the curve of the hemisphere.
तो अब यहाँ पर आप देखो तो ये है 8, ये है 4 और ये है 0, ठीक है? तो इस रिस्पेक्ट से डिफरेंट कॉन्ट्योर सर्कल्स बनेंगी, ठीक है? ये हेमिस्फीयर फॉर्म पर है और ये कॉन्ट्योर मैप पर है, यानी आप इसको 2D या 3D भी बोल सकते हो समझने के एतबार से। अगर मैं यहाँ पर C0 देखूँ ज़ूम करके, तो ये 0 वैल्यूज़ पर है, बिल्कुल ये। फिर ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, इस तरह से वैल्यूज़ 4, 5, 6, 7, 8 पर जा रही हैं। इस तरह से ये डिफरेंट सर्कल्स बन रही हैं इस तरह से। और इस तरह से डिफरेंट सर्कल बनने का ये मतलब ये हुआ कि कॉन्टूर अगर सर्कल्स फॉर्म पर बन रही हैं ओरिजिनली पे, तो ये डिफरेंट कर्व पे भी हो सकती हैं, एज़ लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इस फॉर्म पे भी हो सकती है। ये बेस करेगा कि ओरिजिनली फंक्शन आपका हेमी-स्फीयर फॉर्म पर दिया क्या गया है, और यही चीज़ हमें ओरिजिनली फंक्शन पे दी गई थी और फिर हमने बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द सी वैल्यूज़ उसे सॉल्व करके दिखाया। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड हमें दिया गया है। ये चीज़ें भी हम चैप्टर 12 और में डिस्कस कर चुके हैं 11 के अंदर कि हाइपरबोलॉइड क्या है और हाइपरबोला फंक्शन है, डिफरेंट टाइम ऑफ दीज फंक्शंस क्या होते हैं। हम यहाँ पर स्केच कॉन्टूर पे देख रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या किया, फॉर ईच वैल्यू ऑफ सी लेट एक्स वाई इक्वल टू सी एंड एच कैस द resulting result curve in xy plane to do c is not equal to 0 in the parabola. So instead of this one, we use the values of c equal to -4. So beyond on this, originally function hyperbolic paraboloid in this form, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाइपरबोला विद द हॉरिजॉन्टल ट्रैवर्स एक्सिस हो जाएगा और वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। तो ये एक हॉरिजॉन्टल है और ये इसका वर्टिकल फॉर्म है। तो बियॉन्ड दिस अंडरस्टैंडिंग, अब जब यहाँ पर सी की डिफरेंट वैल्यूज इस्तेमाल की जाएगी, यानी फॉर एग्जांपल सी को हम +1 2 3 -1 2 3 इस्तेमाल करते हैं, तो ये हाइपरबोलाइड तो बनाएगा, यानी ये वाली शेप तो बनाएगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्योर बनाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्योर। और यही चीज़ देखो इस इमेज पे दिखाया जा रहा है कि इंक्रीमेंट बाय 2, ठीक है? इंक्रीमेंट ऑफ 2 पे हमें डिफरेंट शेप्स कर्व बन रहे हैं इस तरह से। अगर आप इस लाइन को देखो, ठीक है? फिर इसी तरह से ये ऊपर वाली लाइन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी पर यहाँ पर कर्व बनाते जा रहा है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम हर इंटरनल एरिया को बता सकते हैं कि इंटरनल एरिया इसका क्या है। हर कर्व के इंटरनल एरिया को आइडेंटिफाई करके हम बता सकते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्टूर व्हिच डिस्कस सो फार हियर। इसी तरह से हम आगे जाएँ तो और बहुत सारे फंक्शंस आते हैं या नेम ऑफ द फंक्शंस आते हैं जो डिफरेंट एग्जांपल्स में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन देखो तो इसमें भी कॉन्टूर के शेप्स मौजूद हैं जो फंक्शन को सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। आप इसे पढ़कर भी समझ सकते हैं। फिर लेवल ग्राफ का सरफेस का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम लेवल सरफेस को देखते हैं कि किसी एरिया को या किसी शेप के सरफेस को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कॉन्टूर पे, तो वो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द 3 वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, यानी 2 से हम 3 की तरफ जा रहे हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेवल कर्व कैन बी एक्सटेंडेड बाय वन डायमेंशनल ऑफ द डिफाइन ऑफ अ लेवल सरफेस इफ f is a function of the 3 variable of and c is a constant. The graph of the equation will be this one. It's called a level surface of the function that is defined as a 13.14, और यहाँ पर आप देख रहे हो, और ये वही कोण है जो हम नॉर्मली कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए से हमें डिफरेंस दूसरे फंक्शंस मिल रहे होते हैं, जिन्हें हम कॉनिक फंक्शंस भी कह रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाएँ तो कंप्यूटर ग्राफिक का कॉन्सेप्ट आता है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम कॉन्टूर पढ़ते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे से डिस्कस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब कोई शेप ड्रॉ किया जा रहा हो या शेप बनाया जा रहा हो। एक्चुअली वो शेप किसी कार्टून पे हो, एनिमेशन पे हो, या फिर कैरेक्टर मूवी में हो, तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्टूर को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस किया जाता है और विजुअलाइज़ किया जाता है। तो स्केचिंग के अंदर हम ज़रूर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो रहते हैं, जैसे 3 डिफरेंट व्यू ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, यानी एक ही ग्राफ है हमारे पास इस फंक्शन का, जबकि इसके व्यूज़ क्या है 3। अगर आप देखो यहाँ पर 3 डिफरेंट व्यूज़ के ज़रिए से ग्राफ को दिखाया गया है, यानी इन दोनों के फॉर्म तो शेप ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर इस शेप्स को रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है? रिवर्स शेप पे दिखाया गया है। फिर इसी तरह से अगर आप यहाँ देखो, ट्रेसेस एंड लेवल कर्व, एक ही ग्राफ को 3 तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। सिंगल ट्रेस करके दिखाया गया है, डबल ट्रेस किया गया है, और फिर लेवल कर्व निकाल लिया गया उसका, यानी हर एक कर्व का एक लेवल दिखाया गया है कॉन्टूर फॉर्म पर। फिर इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट और फंक्शंस हैं जिनको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। साइन एक्स वाई है 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव के साथ है, जबकि थर्ड इक्वेशन जो है 1 - x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय द सेम इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर रूट पे। तो इस तरह से हमने 13.1 के अंदर डिस्कस किया कि सेवरल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है,
लेवल कर्व्स क्या चीज़ हैं, कॉन्टूर किस तरह से प्लॉट हो रहे होते हैं और वो किस तरह से हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहे होते हैं। और ये नॉर्मली उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के फंक्शंस मौजूद हों और हम उसको बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव वे पे दिखाना चाह रहे हो ताकि हम हिडन पैटर्न को समझ सकें। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट। लेकिन फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर करें ताकि इस तरह की चीज़ें समझना आपके लिए आसान रहे। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं तो फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।